अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स एसओसी 101 का चैप्टर नंबर 1 to 6 कवर करवाने वाली हूँ। अपडेटेड रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेट्स बिगिन। फर्स्ट चैप्टर है इसका द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। बेसिकली इसमें बात ये कर रहे हैं कि इसका जो था ओरिजिन वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब सोशियोलॉजी में मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई। ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी जब यूरोपियन सोशल ऑब्जर्वर्स ने साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करना शुरू कर दिए थे स्टडी करने के लिए ह्यूमन सोशल लाइफ्स को, उनके ग्रुप्स को, सोसाइटीज़ को। फर्दर इसके 3 फैक्टर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर है इसमें उसे डिस्कस किया गया है वो है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ क्या कि बेसिकली जो था हमारा 19 और 20 सेंचुरी जो है वो मतलब कि मार्क इसलिए किया जाता है कि वो इंडस्ट्रियलिज्म का टाइम था। मतलब अब कि टेक्नोलॉजीज आना शुरू हो गई थी। उसके अलावा मिड 19 सेंचुरी में हुआ है कि यूरोप ने एक्सपीरियंस करना शुरू किया एक ट्रांजिशन को, मतलब कि जो एग्रेरियन बेस इकोनॉमी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंज होना शुरू हो गई थी। उसके अलावा सिग्निफिकेंट आया था सोशल चेंजेस आ रहे थे। लोग जो थे वो रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो गए थे। एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई थी, फैक्ट्रीज में अर्बनाइजेशन बढ़ी थी। उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशंस थी वो भी काफ़ी हद तक मतलब कि बढ़ गई थी। मतलब कि पुअर वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो रही थी। इमरजेंस ऑफ न्यू आइडियाज़ आए थे, डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल जैसे जो राइट्स थे, इंडिविजुअल राइट्स और डेमोक्रेसी जैसे न्यू आइडियाज़ आ रहे थे। फर्दर इसमें उन्होंने बात की है इम्पीरियलिज्म की, जो इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इम्पीरियलिज्म को इन सेंस आप कह लें कि वो यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं इम्पीरियलिज्म का कि वो कॉलोनियल एक्सपेंशन थी जो कि यूरोपियंस ने एक्सपोज की थी, जैसे कि डाइवर्स कल्चर से सोसाइटीज़ वर्ल्ड वाइड डाइवर्स कल्चर जो थे वो मतलब कि इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा था। उसके अलावा डिफरेंट कल्चर्स का इनकाउंटर हो रहा था, उनको मतलब उन कल्चर्स के बारे में बातें की जा रही थी, उनको एक एज अ फील्ड यूज़ किया जा रहा था। थर्डली उन्होंने यहाँ पर बात की है सक्सेस ऑफ नेचुरल साइंस। अब बेसिकली यहाँ पे वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि नेचुरल साइंस ने भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बनाई थी। मतलब जब लोगों ने साइंटिफिक मेथड्स को ह्यूमन स्टडी और बिहेवियर्स पे अप्लाई करना शुरू किया था तो एक नेचुरल साइंस का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो चुकी थी उस टाइम पे। उसके अलावा ये जो अप्रोच थी साइंटिफिक, ये मतलब कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व थी। उसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी में भी काफ़ी हद तक ये इन्वॉल्व है। फर्दर इसमें कुछ इसके जो थे वो प्रोपोनेंट्स की बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें जो सवेरियल मतलब कि सोशियोलॉजिस्ट थे वो है ऑगस्टस कॉमेट। अब बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड था वो 1798 to 1857 तक था। अब ये कॉमेट थे, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। इनको बेसिकली कहा जाता है फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। उसके अलावा इन्होंने अप्लाई किया साइंटिफिक मेथड स्टडी करने के लिए सोसाइटी को, और उसके बाद इन्होंने डिस्कवर किया प्रिंसिपल्स एंड गवर्निंग लॉ ऑफ सोशल लाइफ। और इसके अलावा जो था कॉमेट ने वो बिल्डअप किया सोसाइटीज़ को जो कि बेस करती थी साइंस एंड इंडस्ट्री पे। उसके अलावा मतलब रिलीजन और लैंड ओनरशिप को छोड़ के उन्होंने जो बेसिकली था साइंस और इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया था। अब सेकेंडली जो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है वो हमारे साथ वो है हर्बर्ट स्पेंसर। अब बेसिकली हर्बर्ट स्पेंसर का जो टाइम पीरियड है वो है 1820 to 1903। अभी एक इंग्लिश मैन थे स्पेंसर भी ने कहा जाता है। उसके अलावा इन्हें भी फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। उनका मानना ये था कि जो सोसाइटी है वो इवॉल्व होती है लोअर टू हायर फॉर्म में, मतलब कि बॉटम टू टॉप। अब इसमें उन्होंने ड्रॉविन आइडियाज़ को अप्लाई किया था ह्यूमन सोसाइटी में। उसके अलावा स्पेंसिव का पर्सपेक्टिव ये था कि जो सोशल ड्रोनिज्म है वहाँ पे एम्फेसाइज किया जाए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ऑपोजिट सोशल रिफॉर्म्स का। थर्डली यहाँ पे डिस्कस किया गया कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो था वो एक सोशियोलॉजिस्ट नहीं आप उसे कह सकते। बेसिकली वो ट्रेडिशनल सेंसेस, वो अपने आप को सोशियोलॉजिस्ट नहीं मानता था। जो मार्क्स की इनसाइट थी वो कहता था कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है और रोल ऑफ सोशल क्लास है हिस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है सोशियोलॉजी में। उसके अलावा उसने इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव, और आगे जाके हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फर्दर हाईलाइट करवाया था उसने स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्टली है इमाइल डुर्कहेम। अब बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है वो 1858 to 1917 है। ये भी फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है।
अब डायरेक्टली हमने इस्टेब्लिश की थी सोशियोलॉजी को एक डिस्टिंक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर, मतलब कि सिस्टमेटिक, लाइक उसमें उसने बात की थी कि सोशल इंटरेक्शंस की बात की थी इंडिविजुअल्स की लाइफ में। उसके अलावा जो सोशल फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद की लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं मैक्स वेबर। अब जो मैक्स वेबर है बेसिकली वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है और इनका टाइम पीरियड है 1864 to 1920। अब इसमें बेसिकली उन्होंने यूज़ किया क्रॉस कल्चर को, हिस्टोरिकल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स को, मतलब कि उनके जो इन्फ्लुएंस, उनकी जो ओरिएंटेशन थी लाइफ को, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने क्रॉस कल्चर का जो था वो कॉन्सेप्ट दिया। उसके अलावा उनका वर्क जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में। अब फर्दर यहाँ पे बात की गई सोशियोलॉजी के कुछ फील्ड्स के बारे में बताया गया। अब जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स के नाम लिखे हैं, बायोसोशियोलॉजी है, कलेक्टिव बिहेवियर है, कम्युनिटी है, कोऑपरेटिव सोशियोलॉजी है। डिफरेंट किस्म के जो सारे मतलब के फॉर्म्स हैं ये सारी यहाँ पे डिस्कस की गई और फर्दर हम इन्हें आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। और अब ये जो सारी फील्ड्स हैं ये अलाउ करती हैं सोशियोलॉजिस्ट को एक्सप्लोर और एनालाइज करने के लिए वेरियस एस्पेक्ट्स को सोसाइटीज़ के, फ्रॉम इंडिविजुअल बिहेवियर्स टू कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स तक। सेकेंड चैप्टर जो है बेसिकली उसका टाइटल है द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसको सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कह सकते हैं और ये एक यूनिक वे है व्यू और अंडरस्टैंड करने की ह्यूमन बिहेवियर को, सोसाइटी को, मतलब कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और सेकेंडली जो सोसाइटी है वो कैसे इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। फर्दर अब यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किए हैं कुछ पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सीइंग इन द जर्नल, सीइंग द जर्नल इन द पर्टिकुलर। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो पर्सपेक्टिव है वो इन्वॉल्व होता है, मतलब कि वो लुक आफ्टर करते हैं या वो लुक एट करते हैं इंडिविजुअल बियॉन्ड इंडिविजुअल्स एक्शन, मतलब कि जो इंडिविजुअल्स के एक्शंस होते हैं उनके जो बेसिक उनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उन सर्कमस्टांसेस होते हैं उनको बेसिकली मैटर करते हैं। उसके अलावा इसमें बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है जनरल पैटर्न्स में, और जो हर एक पर्सन उसकी अपनी यूनिक क्वालिटीज़ होती है। सोसाइटी जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है शेप करने में लाइफ अपनी, मतलब सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइफ को शेप करने में। उसके अलावा सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो इसमें ट्राई करते हैं अनकवर करने की सोशल फोर्सेस को और स्ट्रक्चर्स को जो कि अंडरलाई करती हैं इंडिविजुअल्स के एक्शंस को। सेकेंडली इसमें बात की गई है सोसाइटी व्हाट वी डू, सोसाइटी अफेक्ट्स व्हाट वी डू। सो बेसिकली इसमें उन्होंने डिस्कस ये किया कि जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्फसाइज करते हैं हमारे बिहेवियर को, चॉइसेस को, हमारे लाइफ। उसके अलावा जो हमारी लाइफ चेंजेस है वो सिर्फ डिटरमाइन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर नहीं है या फिर वो फ्री विल पर डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि वो सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि सोसाइटी किस तरीके से एक प्रॉपर एक रोल प्ले करती है गाइड करने में, हमारे एक्शंस को शेप करने में, हमारी लाइफ की चॉइसेस को। अगर इसकी एग्जांपल ले लो, जो सोसाइटल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजन, मतलब कि हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज जैसे कि मैरिज, फैमिली, एजुकेशन या करियर वगैरह के बारे में हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स और जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। फर्दर इसमें उन्होंने एक पॉइंट डिस्कस किया है सोशल कंस्ट्रक्शन का। तो अगर सोशल कंस्ट्रक्शन को हम देखें तो इसमें वो कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट सोशल कंस्ट्रक्शन का सेंट्रल है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब ये हाईलाइट करता है कुछ एस्पेक्ट्स को, जैसे कि हमारी ज़िंदगी है, हमारा एज, जेंडर जो है, सब कुछ ये चीज़ें जो है वो हाईलाइट कर रहा है। उसके अलावा एक सिंपल नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है, बट इसको डिफाइन किया जाता है एक मीनिंग देके सोसाइटी को। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो अब जो सोसाइटी है वो असाइन करती है रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट ग्रुप्स को और जेंडर्स के अकॉर्डिंग लीड करते हैं उनके वेरियस जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर। फर्दर ये डिस्कस किया गया इसमें जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ये बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल उसको सोशल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। उसके अलावा सोसाइटीज असाइन करती है स्पेसिफिक रोल बिहेवियर, जो मैंने आपसे पहले बात की, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो टेक आउट कर सके इंडिविजुअल्स तक। फर्दर इसमें उन्होंने बात की है अप्लाइंग द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सो इसमें वो कह रहे हैं कि अप्लाई करते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को सोशियोलॉजिस्ट, मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके अलावा जो इश्यूज होते हैं आपके सोशल बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट के साथ वो, उसके अलावा ये इनकरेज करता है
इंडिविजुअल्स को कि वो कंसीडर करें सोसाइटल फैक्टर्स को, उसके अलावा इन्फ्लुएंस करें उन चॉइसेस को, लाइफ के आउटकम्स को, उनके पर्सपेक्टिव्स को अलाउ करें ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरीके से जो सोशल फोर्सेज हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं हमारी पर्सनल लाइफ्स पर। फर्दर बात की गई है इसके कुछ बेनिफिट्स की। सो अगर हम इसके बेनिफिट्स को देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है असेसिंग कॉमन एजम्पशंस। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है बेसिकली वो चैलेंज करता है कॉमनली एजम्पशंस को और कॉमन सेंस के बिलीव्स को, इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, क्वेश्चंस ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स वगैरह को भी। सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस किया गया अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड कॉन्सेंट्रेट। तो ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को असेस करने में अपॉर्चुनिटीज़ को, और उसके अलावा ये सोशल फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सकें लाइफ चांसेस को। पीपल जो है वो बेसिकली डिसीजन ले सकें अपने गोल्स के रिगार्डिंग। फर्दर इसमें पॉइंट डिस्कस किया गया हमारे पास एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। सो बेसिकली इसमें वो कह रहे हैं कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से ऑपरेट करती है, एम्पावर कर रही है इंडिविजुअल्स को, एक्टिव कर रही है, उन्हें एंगेज कर रही है शेप करने में सोसाइटी के एनवायरनमेंट को। उसके अलावा वो उन्हें इनकरेज कर रही है सिविक्स एंगेजमेंट में और उसके अलावा सोशल चेंजेस में भी। फोर्थली यहाँ पे डिस्कस किया गया रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन डाइवर्सिटी। सो बेसिकली जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो फोस्टर कर रहा है अप्रिसिएशंस को, डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफस्टाइल्स को और कल्चर्स को, इनकरेज कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को कि वो ओपन माइंडेड रहे और रिस्पेक्टफुल रहे डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ में। चैप्टर नंबर 3 का बेसिकली टाइटल है थ्योरेटिकल पैराडिग्म्स। अब बेसिकली आप कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी का एक फ्रेमवर्क है या पर्सपेक्टिव है जो कि गाइड कर रहा है सोशियोलॉजिकल रिसर्च को, उसके अलावा उसको एनालिसिस भी कर रहा है। ये प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट लेंसेज को, मतलब कि एक ऐसे लेंसेज जिसके थ्रू जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो व्यू कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें सोशल फिनोमिनास को। अब यहाँ पे इसके 3 मेजर थ्योरीज दी गई हैं इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडिग्म्स। अब यहाँ पर डिस्कस ये कर रहे हैं फर्स्ट थ्योरी में इसकी कि जो इसका ओवरव्यू है बेसिकली ये है कि जो हमारी सोसाइटी है या बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है वो व्यू कर रही है, मतलब कि वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि कंपोज हो रहा है वेरियस पार्ट्स के साथ जो कि वर्क कर रहे हैं इकट्ठे ताकि वो स्टेबल कर सके, मेंटेन कर सके, अपनी सोलिडारिटी को प्रमोट कर सके, अपनी स्टेबिलिटी को। उसके अलावा वो एम्फोसाइज कर सके इंडिपेंडेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस को और अपने फंक्शंस को प्रिजर्व कर सके सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फर्दर इसका की कॉन्सेप्ट अगर देखें तो वो ये है कि जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, सोशल फंक्शंस हैं, मैनिफेस्ट करना फंक्शंस को, इंटेंडेड करना कॉन्सिक्वेंसेस को, लेटेंट फंक्शंस आ जाते हैं इसमें। अनटेंडेड लेटेंट बेसिकली जो मैनिफेस्ट फंक्शन है वो इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं और जो लेटेंट फंक्शंस हैं वो अनटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है। उसके अलावा सोशल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को भी इसमें मैटर किया जाता है। उसके बाद इसमें वो बात कर रहे हैं की फिगर्स की। तो अगर की फिगर्स का पॉइंट हम देख लें तो इसमें हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, हमारे पास टैलकेट पर्सन्स आते हैं, रॉबर्ट के मार्टिन हैं। ये तीनों जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं इसमें। और इसका जो की आइडिया है बेसिकली वो ये है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं वो एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से जो डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी है वो कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल फंक्शन और स्टेबिलिटी में। उसके अलावा ये फोकस करते हैं अंडरस्टैंड करने में फंक्शंस ऑफ सोसाइटी को या सोशल इंस्टीट्यूशंस को, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं एक सोसाइटी को एक वेलबींग बनने के लिए। फर्दर अगर इसमें क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू देख लें तो क्रिटिक इसमें ये पॉइंट दे रहे हैं, वो आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि ये जो पैराडिग्म्स है ये टेंड करता है, मतलब कि एम्फेसाइज कर रहा है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सोसाइटी को और ये ओवरलुक कर रहा है सोशल इनइक्वालिटीज़ को, कॉन्फ्लिक्ट्स को और चेंजेस को। सेकेंडली इसमें डिस्कस की गई है जो थ्योरी वो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स पैराडिग्म्स। अब इसमें बेसिकली वो बात ये कर रहे हैं, अगर इसका एक ओवरऑल ओवरव्यू दूँ मैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये व्यू करते हैं सोसाइटी को एज एन एरिना ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब कि एक एरिया जहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, पावर स्ट्रगल है बिटवीन ग्रुप्स, मतलब कि सोसाइटी के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो सोशल क्लास में डिफरेंट है उनके दरमियान में पावर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। उसके अलावा ये हाईलाइट करता है रोल ऑफ सोशल डिविजन्स को, इनइक्वालिटी को, जो कि सोसाइटी को शेप कर रही है। अब इसका जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसमें जो मेनली डिस्कस किया गया वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया गया, इनइक्वालिटी को डिस्कस किया गया, पावर को डिस्कस किया गया, ऑपरेशन, सोशल चेंजेस एंड सोशल डिविजन्स, मतलब कि अब सोशल डिविजन जैसे कि आप ले लें क्लास, रेस या जेंडर वगैरह जो भी आ जाते हैं इसमें।
फर्दर इसमें जो की फिगर्स थे, मतलब कि जो बेसिक इसमें सोशियोलॉजिस्ट थे, उनमें जो है कार्ल मैक्स है, उसके अलावा W.E.B. डू बॉइस है और मैक्स वेबर है। फर्दर इसका जो की आइडिया है इस थ्योरी का, सोशल कॉन्फ्लिक्ट का, उसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है, एनालाइज करती है कि ये जो पावर है वो किस तरीके से डायनामिक और सोशल इनइक्वालिटीज में इम्पैक्ट कर रही है इंडिविजुअल्स पर और ग्रुप पे। उसके अलावा ये एक्सप्लोर करती है इश्यूज जो कि क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, जेंडर इनइक्वालिटीज और सोशल जस्टिस के साथ। फर्दर अगर क्रिटिक्स के वैल्यूएशन देख लें तो इसमें वो कह रहे हैं कि क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि ये समटाइम्स ओवर सिंप्लीफाई कर देती है कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज को, और उसके अलावा ये ओवरलुक करती है एरियाज ऑफ लाइक कॉर्पोरेशन और उसके अलावा कंसेंसस सोसाइटी एरियाज को ही ओवरलुक कर रही है। थर्डली हमारे पास जो है वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। अब इसमें बेसिकली बात ये की गई है कि ये फोकस करती है माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस पे बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द रोल ऑफ सिंबल एंड शेड मीनिंग जो है हमारी सोसाइटी में, जो कि शेप करती है हमारी सोसाइटी की रियलिटी को। ये एम्फेसाइज करती है इम्पोर्टेंस को, मतलब फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, जो कि एक सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैटर करता है। की कॉन्सेप्ट की बात कर लें तो इसमें हम लोग सिंबल्स की बात करते हैं, मीनिंग्स की, इंटरेक्शंस की, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी की बात की जाती है। फर्दर जो इसमें की फिगर्स हैं वो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एवरिंग गॉफमैन एंड हर्बर्ट ब्लमर। एंड नेक्स्टली जो बात की गई की आइडियाज की, तो बेसिकली सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी है जो कि एग्जामाइन कर रही है इंडिविजुअल्स को कि किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं सिंबल्स को और क्रिएट कर रहे हैं मीनिंग्स थ्रू इंटरेक्शन। उसके अलावा ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग डेवलप कर रहे हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट को और आइडेंटिटी को थ्रू द सोशल इंटरेक्शंस। अब इसमें लास्टली जो है क्रिटिक आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि जो है थ्योरी ये प्रोवाइड नहीं कर रही है कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉर्डर सोशल स्ट्रक्चर्स की इनइक्वालिटीज और मैक्रो लेवल फिनोमेना को ये क्लियरली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रही। लास्टली यहाँ पे डिस्कस किया गया क्रिटिकल एवेल्यूएशन के बारे में। सो बेसिकली कह रहे हैं कि जितने भी थ्योरीज थी हमारे पास, ये ऑफर कर रही है एक वैल्यूएबल इंसाइट को जो कि अंडरस्टैंड करती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को। उसके अलावा ये चॉइस कर रही है, मतलब कि पैराडिग्म्स पे जो कि डिपेंड करता है रिसर्च क्वेश्चंस पे और लेवल ऑफ एनालिसिस पे, वो मैक्रो या माइक्रो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फर्दर इसमें थोड़ी सी बात उन्होंने ये किया है कि कंबाइन कर रहे हैं इंसाइट्स को, मतलब कि मल्टीपल जो थ्योरीज हैं उनके जो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग्स नहीं थी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे, उनको डिस्कस कर रही है और ये इवॉल्व कर रही है ओवर द टाइम, मतलब कि इसमें ये रिसर्चेज आती जा रही है और जो इसका पर्सपेक्टिव है वो इमर्ज होता जा रहा है। फर्दर इसमें बात की गई चैप्टर नंबर 4 में सोशियोलॉजी एज अ साइंस। अब बेसिकली अगर सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन के तौर पे लें तो इसको कंसीडर किया जा सकता है साइंस के तौर पे। उसके अलावा इसके जो प्रिंसिपल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एक साइंटिफिक मेथड के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें कुछ फर्दर पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं हमारी सोशियोलॉजिकल साइंटिफिक नेचर को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अपने नोट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है वो है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें बेसिकली करते क्या है कि सोशियोलॉजी है वो रिले करते हैं एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस पर, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड ऑब्जर्वेशंस पर। इसके अलावा जो है गैदर करती है डाटा थ्रू सिस्टमैटिक और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फिनोमेना, रिसर्च करती है, यूज़ करते हुए अपनी 5 सेंसेस को कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल वर्ड, उसकी ऑब्जर्वेशन और उसके अलावा टेस्टेबल और रिपीटेबल भी की जाती हैं। सेकेंडली इसमें उन्होंने बात की है वेरीफेबिलिटी की। सो अब इसमें वो कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं सोशियोलॉजी की वो ओपन टू वेरिफिकेशन होती हैं। उसके अलावा जो है ये डाटा कलेक्ट करती हैं और उसके अलावा कंक्लूड करती हैं थ्रू देयर सब्जेक्ट, और उसके अलावा जो उनकी रेप्लिकेशन है उसके थ्रू अदर रिसर्च होती है। इसके अलावा जो कंडक्ट करते हैं सिमिलर स्टडीज़ पे और ऑब्टेन करते हैं कंसिस्टेंट रिजल्ट। थर्डली बात की गई है इसमें कॉमुलेटिव नॉलेज क्या। बेसिकली इसमें कह रहे हैं कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो सोशियोलॉजी में कॉमुलेटिव है। उसके अलावा ये बिल्ड करती है एग्जिस्टेंस नॉलेज को, रिसर्च फाइंडिंग्स है। उसके अलावा ये रेफर करती है प्रीवियस स्टडीज़ को, थ्योरीज को और एम्पिरिकल एविडेंसेस को जो कि इन्फॉर्म करते हैं
उनके काम के बारे में, उसके अलावा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बॉडी ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज के बारे में। उसके बाद बात की गई फोर्थ पॉइंट में सेल्फ करेक्शन की। सो बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है जो कि अलाउ करता है सेल्फ करेक्शन को, मतलब कि जो इनएक्यूरेसीज के या कोई एरर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है रिसर्च फाइंडिंग में और फिर उसको करेक्ट करता है सबसीक्वेंट रिसर्च के थ्रू। उसके अलावा ये इंगेज होता है पीयर रिव्यूज में, मतलब कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके रिव्यूज पर भी ये काफ़ी हद तक बेस करता है, मैटर करता है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 5 जो है उसमें आप कह रहे हैं डिमिनिस्ट्रिकी एंड कोज इफेक्ट रिलेशनशिप्स का पॉइंट दिया गया। सो इसमें वो कह रहे हैं कि जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च है वो सीख करती है, मतलब कि आइडेंटिफाई करती है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक सोशल वर्ल्ड में। रिसर्चर्स का एम होता है कि वो अंडरस्टैंड करें कि जो कैजुअल फैक्टर्स हैं बेसिकली, या कुछ जो सच फिनोमेनाज हैं वो किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं और जो फैक्टर्स हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें इन्वॉल्व होता है कॉज फैक्टर डिटरमाइन करना उनके इम्पैक्ट्स को। उसके बाद 6th इसमें डिस्कस किया गया एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी। तो इसमें कह रहे हैं कि जो रिसर्चर्स हैं सोशियोलॉजी में वो स्ट्राइव करते हैं एथिकल और आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी के लिए। उनका एम होता है वो मिनिमाइज करें पर्सनल बाइसेस को, वैल्यूज को, आइडियोलॉजीज को, और वो इन्फ्लुएंस करें रिसर्च को। उसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी जो है उनका क्रूशियल पॉइंट होता है जो कि रिसर्च फाइंडिंग में डिसऑर्डर पर्सनल बिलीव्स को जो मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं देता। नेक्स्टली है स्टैटिकल जनरलाइजेशन। सो बेसिकली सोशियोलॉजी है वो इम्प्लाई की जाती है स्टैटिकल एनालिसिस पर ड्रॉ करने के लिए, कंक्लूजन्स को जनरलाइजेशंस बनाने के लिए जो कि डाटा पे बेस करती हैं। रैशनलिज्म है लास्टली। बेसिकली रैशनलिज्म का मतलब ही है कि जो मतलब फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस करती है। जो सोशियोलॉजी है वो अप्लाई करती है रिगोरियस रूल्स ऑफ लॉजिक और रीजनिंग के, जो कि इंटरप्रेट करता है कलेक्टेड डाटा को, ड्रॉ करते हैं वैलिड कंक्लूजन्स को, और लॉजिकल कोहेरेंस और आर्गुमेंट्स जो है वो सोशियोलॉजिकल रिसर्च में प्रोवाइड करते हैं। सो चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर रहे हैं स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। अब बेसिकली इसमें वो कह रहे हैं कि वो कंडक्ट करते हैं सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जिसमें कि सिविल एस्पेक्ट्स या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो स्टेप्स है ये मतलब कि हेल्प आउट करते हैं रिसर्च करने में सिस्टमेटिकली। उसके अलावा डिफाइन करने में, एड्रेस करने में स्पेसिफिक सोशल इशू को और क्वेश्चंस को। अब इसके जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें डिस्कस किया गया ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड। अब बेसिकली ये जो पॉइंट है इसमें कह रहे हैं कि जो रिसर्च प्रोसेस है वो बिगेन के जैसे आइडेंटिफाई करके एक ब्रॉड एरिया के बारे में इंटरेस्ट, मतलब जिस एरिया में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करके उसको डिस्कस किया जाता है। फर्दर ये कि एक जनरल सोशल फिनोमेना जो कि मतलब रिक्वायर होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके अलावा इसमें कोई भी टॉपिक मतलब या कोई भी इशू जो है वो फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी में आ सकता है, जो कि रिसर्चर्स की जो क्यूरियोसिटी है उसको रेज कर सकता है। कोई भी किस्म का क्वेश्चन जो है वो मतलब कि उसमें आ सकता है। सेकेंडली एक्सप्लोरेशन और कंसलेशन। सो इस स्टेप में क्या होता है कि जो रिसर्चर्स है वो इंगेज करते हैं प्राइमरीली इंफॉर्मेशन को गैदर करने में और कंसल्ट करने में। फर्दर ये कि वो गैदर करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, चूज एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, मतलब कि अगर आपने एक एरिया चूज़ कर लिया है जिसको आपने डिस्कस करना है, जिसको आपने एक्सप्लोर करना है, तो उसकी बैकग्राउंड को गैदर करते हैं। उसके बाद उसमें इन्वॉल्व करते हैं टॉकिंग टू मतलब एक्सपर्ट से बात करना या कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यूज़। उसके अलावा कंसल्ट करना एग्जिस्टिंग रिसर्च से, ताकि वो एक बेटर जो है ओवरव्यू और एक अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकें उस टॉपिक के बारे में। थर्डली यहाँ पर डिस्कस किया गया प्रॉब्लम डेफिनेशन। सो अब इसमें क्या होता है कि एक्सप्लोर करने के बाद, मतलब एक चूजन एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के बाद रिसर्चर्स जो है वो डिफाइन करते हैं एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम को, और उसके अलावा रिसर्च क्वेश्चन भी इसको आप कह सकते हैं। अब इसमें बेसिकली होता ही है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन में कि एक क्लियर और कंसिस्टेंट स्टेटमेंट होती है जो कि आउटलाइन करती है स्पेसिफिक इश्यूज़ को जो कि इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। उसके अलावा इसमें फोकस किया जाता है रिसर्च के ऊपर। फोर्थली यहाँ पे डिस्कस किया गया है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो डेवलपमेंट है, बेसिकली आप डेवलपमेंट कह सकते हैं, जो उसमें इन्वॉल्व होता है कंस्ट्रक्ट करना है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को जो कि इंट्रीगेट करता है रेलिवेंट थ्योरीज को और कॉन्सेप्ट्स को। और इसके अलावा ये रिसर्च
मतलब कि ये हेल्प करता है रिसर्चर्स की वो अंडरस्टैंड कर सकें फैक्टर्स को, वेरिएबल्स को, तो ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके प्रॉब्लम्स जो कि इन्वेस्टिगेशंस में आती हैं। उसके अलावा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एक फाउंडेशन फॉर्मुलेटिंग करने के लिए हाइपोथेसिस को। अब फिफ्थ पॉइंट इसका बेसिकली है हमारे पास हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। अभी स्टेप में होता ये है कि जो रिसर्चर्स हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं टेस्टेबल हाइपोथेसिस को, रिसर्च क्वेश्चंस को, जो कि बेस करते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे। हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रेडिक्शंस बनाती हैं अबाउट डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। उसके अलावा रिसर्च क्वेश्चंस में इंक्वायरीज होते हैं जो कि गाइड करते हैं हमें रिसर्च प्रोसेसेस को। नेक्स्टली डिस्कस कर रहे हैं इसमें रिसर्च डिज़ाइंस को। सो रिसर्च प्लान्स जो रिसर्चर्स हैं वो प्लान करते हैं और आउटलाइन करते हैं रिसर्च डिज़ाइंस को। इंक्लूड होता है इसमें मेथड और टेक्निक्स जो कि यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शंस के लिए। और इसके अलावा जो ये स्टेप्स हैं स्पेसिफाइज करते हैं अप्रोच को, टूल्स को, प्रोसीजर्स को जो कि एम्प्लॉयड की जाती है डाटा गैदर करने के लिए। और उसके अलावा ये कॉमन रिसर्चर जो कि डिज़ाइन करते हैं सोशियोलॉजिस्ट, इसमें सर्वेज इंक्लूड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड होती है और इंटरव्यूज वगैरह इंक्लूड होते हैं इसमें। नेक्स्टली वो डिस्कस कर रहे हैं डाटा कलेक्शन के टॉपिक को। तो डाटा कलेक्शन को अगर हम देखें तो इसमें वो कह रहे हैं कि रिसर्च के दौरान जो है वो डिज़ाइंस को प्लेस किया जाता है। उसके बाद जो रिसर्चर्स हैं वो प्रोसीड करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं डाटा फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स की। और उसके अलावा ये स्टेप इन्वॉल्व करता है एडमिनिस्ट्रेशन करने में, सर्विस को कंडक्ट करने में, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर्स। और उसके अलावा ये यूज़ करते हैं डिफरेंट कलेक्शन मेथड्स ताकि वो गैदर कर सके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को। पॉइंट नंबर 8 जो यहाँ पे डिस्कस किया गया टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। तो बेसिकली इसमें वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि वंस जब डाटा कलेक्ट हो जाता है उसके बाद जो रिसर्चर्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और उसके ताकि वो टेस्ट कर सकें जो फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस है उसको और आंसर दे सके रिसर्च क्वेश्चंस पर। डाटा एनालिसिस टेक्निक्स जो है वो वैरी करती हैं, मतलब चेंज होती रहती हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके रिसर्च डिज़ाइंस पर और उनके नेचर ऑफ डाटा पर। लास्टली उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है रिपोर्ट राइटिंग। सो अभी फाइनल स्टेप होता है जिसमें कि हमारा जो फाइंडिंग की कंपेलिंग है वो इन्वॉल्व होती है, कंक्लूजन्स आती हैं, रिकमेंडेशंस आती हैं रिसर्च रिपोर्ट में। अब रिसर्च रिपोर्ट में बेसिकली प्रोवाइड करते हैं एक डिटेल जस्टिफिकेशन रिसर्च पेपर की या रिसर्च प्रोसेस की, मेथोडोलॉजी होती है, रिजल्ट होता है और इम्प्लीकेशंस होती हैं। फर्दर ये कम्युनिकेट करते हैं रिसर्च फाइंडिंग्स को, मतलब कि ताकि वो बॉर्डर एकेडमिक और प्रोफेशनल लेवल पर उसको एक्सप्लोर किया जाए। चैप्टर नंबर 6 बेसिकली सोशल इंटरेक्शन का चैप्टर, इसमें डिस्कस कर रहे हैं सोशल इंटरेक्शन का एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट जो कि ह्यूमन लाइफ एक फंडामेंटल एस्पेक्ट बन चुका है। उसके अलावा कैरेक्टराइज कर रहे हैं वेरियस कंपोनेंट्स को कि किस तरीके से वो शेप कर रही है इंडिविजुअल्स की लाइफ्स को जो कि एक दूसरे से रिलेटेड और क्रिएट कर रही है शेयर्ड रियलिटीज़ को। बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पॉइंट डिस्कस किया गया है वो सोशल स्टेटस। सो अब यहाँ पे सोशल स्टेटस जो है वो रिकॉग्नाइज करता है सोशल पोजीशंस को एक इंडिविजुअल्स की जो कि वो ऑक्यूपाई करता है सोसाइटी में, एक सोशल ग्रुप में। फर्दर ये डिफाइन करता है लाइक एक पर्सन को और उसके रोल्स को जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं तो कि जो वो फुलफिल करता है। और स्टेटस जो है वो एस्क्राइब भी हो सकता है, मतलब कि एस्क्राइब इन सेंस कह लें कि वो इनवॉलंटरीली होता है, असाइन किया जाता है। उसके अलावा उसमें जेंडर एथनिसिटी जो है वो बेस करती है और जो है वो अचीव भी हो सकता है। अब उसमें बेसिकली वो वॉलंटरीली एक वर्ड होता है और उसमें ऑक्यूपेशन और एजुकेशन जैसे जो पॉइंट्स हैं वो मैटर करते हैं। उसके अलावा जो लोग हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं मल्टीपल स्टेटस को स्टेमनियसली, जैसे कि उसको स्टेटस सेट कह सकते हैं। फर्दर उसमें उन्होंने डिस्कस किया है हमारे पास रोल के बारे में। सेकेंडली जो पॉइंट है हमारा वो रोल क्या है। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो एक मतलब रोल जो है वो एक सेट है बिहेवियर्स का जिसमें के राइट्स आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और हमारी और डिफरेंट किस्म के और भी जो बाकी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि एसोसिएट है एक पर्टिकुलर सोशल स्टेटस के साथ वो इंक्लूड होती हैं। फर्दर वो ये कह रहे हैं कि ये जो रोल है प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस के इंडिविजुअल्स कैसे एक मतलब के सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक्शंस परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा कैसे वो मल्टीपल रोल परफॉर्म करेंगे अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि उन रोल्स में
कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है और रोल स्टेन भी आ सकता है, जो कि इनकॉम्पिटेबल और एक्सपेक्टेशन, जो कि बेसिकली जो एक्सपेक्टेशंस में इनकॉम्पिटेबल इश्यूज को रेज करता है। फर्दर उन्होंने यहाँ पर बात की है रोल सेट की। सो बेसिकली एक रोल सेट है वो रेफर करता है मल्टीपल एसोसिएटेड रोल्स के साथ एक सिंगल स्टेटस। मतलब कि एक बंदा है, उसके पास डिफरेंट किस्म के रोल्स हैं जो उसने एक टाइम में प्ले करे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक टीचर है जिसके पास एक रोल्स जिसमें कि उसके पास वेरियस जो है वो रोल्स इंक्लूड है। जैसे कि वो एजुकेटर भी है, मेंटर भी है, डिसिप्लिनरी भी है, कोलीग भी है। उसके अलावा उसने मैनेज करना होता है एक रोल, जैसे कि वो चैलेंजिंग है और इन्वॉल्व करना होता है बैलेंसिंग में। बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात कर लें, एक स्टूडेंट की बात कर लें, तो वो स्कूल में स्टूडेंट है, घर आएगा तो वो किसी का बहन, किसी की लाइक किसी का बेटा होगा, किसी का बच्चा होगा, या फिर स्कूल में वो किसी का क्लासमेट होगा, किसी का बेस्ट फ्रेंड होगा। इस किस्म की जो मल्टीपल रोल्स हैं उसमें रोल सेट को इंक्लूड किया जाता है। फर्दर बात की गई है रोल कॉन्फ्लिक्ट की और रोल स्टेन की। सो रोल कॉन्फ्लिक्ट इन सेंस आप कह लें कि जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है वो अक्कर होता है तब जब जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट डिमांड्स को, एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी बिटवीन के, उनका जो रोल है उसे एसोसिएट किया जाए डिफरेंट स्टेटस के साथ। अब इसमें एक पर्सन है जो कि रोल कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहा है ताकि उसके जो रोल है वो एज अ पेरेंट या एज एन एम्प्लॉय जो उसमें क्लैश होता है। मतलब कि इन टर्म्स की अगर टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें तो इन रोल्स में समटाइम्स क्लैश आ जाता है। मतलब कि पेरेंट्स बाजू का अपनी जॉब की वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, या फिर बच्चों की वजह से उनकी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब हुई होती है। फर्दर इसमें उन्होंने डिस्कस किया रोल स्टेन को। सो रोल स्टेन जो है वो रेफर करता है टेंशन और डिफ़िकल्टीज़ को जो कि अराइज होती है इंडिविजुअल्स में कॉन्फ्लिक्ट की एक्सपेक्टेशंस की वजह से, जो कि सिंगल रोल में। एग्जांपल ले लें कि एक नर्स है जो कि एक्सपीरियंस कर रही है मैनी रोल स्टेन्स को। अब वो बेसिकली वो बैलेंस प्रोवाइड कर रही है, इमोशनल सपोर्ट दे रही है पेशेंट्स को, उसके अलावा वो मेंटेन कर रही है प्रोफेशनल बाउंड्रीज भी। नेक्स्टली उन्होंने डिस्कस किया इसमें रोल एग्जिट को। सो रोल एग्जिट में बेसिकली कहते हैं कि इसमें डिसंगेजिंग होता है प्रोसेस का, मतलब कि प्रोसेस ऑफ डिसंगेजिंग है। लाइक जो प्रीवियसली सेंट्रल मतलब जो आइडेंटिफाइड हम करते हैं उसमें कि बेसिकली वो अपने रोल से रेजिग्नेशन देने की तरह कह सकते हैं। इसमें कि वॉलंटरीली और इनवॉलंटरीली दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि रिटायरमेंट रिप्रेजेंटेशन है वॉलंटरीली और एग्जिस्ट है। उसके अलावा जॉब लॉस जो है वो भी इनवॉलंटरीली आप कह सकते हैं उसको। फर्दर इसमें डिस्कस किया गया सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के बारे में। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को देखें तो वो यहाँ पर ये डिस्कस करें कि जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है ये एक आइडिया जो कि इंडिविजुअल्स को कलेक्टिवली क्रिएट करता है और डिफाइन करता है कि कंसीडर किया जाए रियल और मीनिंगफुल थॉट्स को सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। उसके अलावा ये एम्फेसिस करता है कि लोग किस तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं और एग्री कर रहे हैं शेयर इंटरप्रिटेशंस पर किसी भी इवेंट या सिचुएशंस की। उसके अलावा रियलिटी जो है इसमें वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिक्स कॉन्सेप्ट है, बट एक प्रोडक्ट है सोशल प्रोसेस का। फर्दर इसमें उन्होंने डिस्कस किया है कम्युनिकेशंस के बारे में। तो कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल कंपोनेंट है सोशल इंटरेक्शन का, जिसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ या मीनिंग जो कि इंडिविजुअल और ग्रुप चेंज करते हैं। और उसके अलावा कम्युनिकेशन में वर्बल जैसे कि स्पोकन और रिटन लैंग्वेज भी आ सकती है, नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, स्पेशल एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं, सिंबल्स हैं, साइंस है, कोड जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं जिससे जो कि मीनिंग कन्वेज होता है। उसके अलावा कम्युनिकेशन जो है क्रूशियल रोल प्ले कर रही है शेप करने में और शेयर करने में रियलिटीज़ को और फैसिलिटेट करने में सोशल इंटरेक्शंस को।